विद्यार्थियों, आज नया दिन, नई सुबह और नया दिन नई सुबह पर आज हम एक नए अध्याय है इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज तक मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर पढ़ा है और कुछ दिनों में मैंने मुगल कालीन स्थापत्य कला, मुगल कालीन चित्रकला विविध पक्षों के बारे में बताया। आज हम एक नए अध्याय का अध्ययन करेंगे और वो नया अध्याय है मुगल कालीन शिक्षा और मुगल कालीन संगीत, अर्थात मुगल काल में शिक्षा के क्षेत्र में क्या उल्लेखनीय प्रगति हुई, संगीत के क्षेत्र में क्या क्या नई नई बातें हुई, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मुगल काल में शिक्षा और संगीत के क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहला अध्याय हम लेते हैं मुगल कालीन शिक्षा। मुगल कालीन शिक्षा में सबसे पहले हम पढ़ते हैं मकतब और मदरसा। दो शब्दों का अध्ययन करेंगे। पहला शब्द मैंने बोला मकतब और दूसरा शब्द मैंने बोला मदरसा। मकतब किसे कहते हैं? मकतब अर्थात प्राथमिक शिक्षा के केंद्र। मुस्लिम विद्यार्थियों को जिस जगह पर प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी उन प्राथमिक शिक्षा के केंद्रों को कहते थे मकतब, और जिन स्थानों पर मुस्लिम विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी उच्च शिक्षा केंद्रों को कहते थे मदरसा। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, वापस ध्यान से सुनना। मुस्लिम शिक्षा के दो केंद्र, एक था मकतब, मकतब मतलब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र, दूसरा बताया मैंने मदरसा, उच्च शिक्षा के केंद्र। प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान समय में तो विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार की डिग्रियां की जाती हैं, विभिन्न प्रकार के कोर्सेज होते हैं, विभिन्न प्रकार की डिग्रियां, लेकिन मुगल काल में विद्यार्थियों को 3 प्रकार की डिग्रियां दी जाती थी। जो विद्यार्थी तर्क की शिक्षा अर्जित करता था, तर्क के विद्यार्थियों को फाजिल की उपाधि दी जाती थी। तर्क के विद्यार्थियों को कौन सी उपाधि दी जाती थी? फाजिल की उपाधि दी जाती थी। जो विद्यार्थी धर्म की शिक्षा अर्जित करते थे, धर्म की शिक्षा अर्जित करने वाले व्यक्तियों को कौन सी उपाधि दी जाती थी? आमिल की उपाधि दी जाती थी। और जो विद्यार्थी साहित्य की डिग्री अर्जित करते थे उन्हें काबिल की उपाधि दी जाती थी। तो मुगल काल में तर्क शास्त्र के विद्यार्थियों को उपाधि फाजिल की उपाधि, धर्म के विद्यार्थियों को आमिल की उपाधि और साहित्य के विद्यार्थियों को काबिल की उपाधि दी जाती थी। नेक्स्ट अगला सुनना, मुगल कालीन शिक्षा में नस्तलिक प्रथा क्या थी? नस्तलिक प्रथा से तात्पर्य है इतिहास लेखन की अत्यंत ही सुंदर लिखावट। इतिहास लेखन की अत्यंत ही सुंदर लिखावट को क्या कहते थे? नस्तलिक प्रथा। और यह मुगल बादशाह अकबर की सबसे प्रिय लेखन की शैली थी। मैंने आपको कल भी बताया था, सुंदर लिखावट के कारण अकबर ने हुसैन कश्मीरी वाला को कौन सी उपाधि दी? जरी कलम की उपाधि दी। मैंने आपको कल भी बताया था। नंबर 1 वापस रिपीट कर रहा हूं, वापस ध्यान से सुनना। कल मैंने बताया था चित्रकला विभाग का अध्यक्ष था अब्दुल समद। अकबर ने अब्दुल समद को कौन सी उपाधि दी? सीरी कलम की उपाधि दी। और सुंदर लिखावट के कारण हुसैन कश्मीरी वाला को कौन सी उपाधि दी? जरी कलम की उपाधि दी। दोनों बातें याद रखना है, मिक्स मत कर देना। अगला लेते हैं इतिहास में इतिवृत्त। इतिवृत्त किससे कहते हैं? इतिवृत्त से तात्पर्य है मुगल कालीन इतिहास, तारीख वाइज, वर्ष वाइज है, तारीख वाइज, वर्ष वाइज और क्रमबद्ध तरीके से जो इतिहास लिखा जाता था उस इतिहास लेखन की पद्धति को क्या कहते थे? इतिवृत्त। तो वापस सुनना, वापस रिपीट कर रहा हूं। मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र, मदरसा उच्च शिक्षा के केंद्र। विद्यार्थियों को 3 प्रकार की डिग्रियां दी जाती थी। उसके पश्चात मैंने बताया अकबर की लेखन की प्रिय शैली थी नस्तलिक प्रथा। अकबर ने सुंदर लिखावट के कारण हुसैन कश्मीरी वाला को जरी कलम की उपाधि दी। इसके पश्चात मैंने आपको बताया मुगल काल में जो इतिहास तिथि वाइज, वर्ष वाइज, क्रमबद्ध तरीके से लिखे जाते थे उसे इतिवृत्त कहा जाता था। पहला लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों बाबर कालीन शिक्षा।
मैंने पहले भी बताया था, बाबर को भारत में शासन करने का समय बहुत कम मिला, फिर भी बाबर ने भारत में एक मदरसे की स्थापना की। बाबर ने आगरा में एक मदरसा खुलवाया, उसका नाम था मुहतसिब। तो बाबर ने उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा मदरसा खुलवाया? आगरा में मुहतसिब मदरसा। उसके बाद हुमायूं का तो योगदान नगण्य था। हुमायूं के बाद आ जाते प्रिय विद्यार्थियों अकबर। पढ़ा है अकबर महान। मुगल कालीन इतिहास में है कितने महान हुए? एक अकबर महान। प्राचीन भारत देखो, इतिहास में कुल 3 महान है। प्राचीन भारत में अशोक महान है, मिडेवल इंडिया में अकबर महान, और संसार को खुश करने के लिए सिकंदर महान। हिंदुओं को खुश करने के लिए अशोक महान, मुसलमानों को खुश करने के लिए अकबर महान, और विश्व को खुश करने के लिए सिकंदर महान। 3 महान हुए। और इसमें से आज मैं पढ़ा रहा हूं है महान अकबर कालीन शिक्षा। याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, है हुमायूं के पुत्र का क्या नाम था? हुमायूं का बेटा था अकबर। अकबर जब छोटा सा बालक था तो हुमायूं ने उससे पढ़ाई करवाने के लिए एक अध्यापक बुलाया, एक मारसा बुलाया, और उस मारसा का नाम था अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ रोजाना अकबर को पढ़ाने के लिए आता है। अकबर का दिमाग उजुल फुजुल बातों में लगता रहता था, फालतू बातों में अकबर का दिमाग घूमता रहता था। पढ़ाई में जी लगे नहीं, पढ़ाई में जी लगे नहीं। तो अब्दुल लतीफ भी उससे पढ़ा के दुखी हो गया, और अब्दुल लतीफ को गुस्सा आया और उसने अकबर को एक थप्पड़ मारी, एक तमाचा लगाया। समझा के पक गया हूं, लेकिन तेरे दिमाग में बात बैठती नहीं है क्या? जैसे अब्दुल लतीफ ने अकबर को तमाचा लगाया है, छोटा सा बालक था अकबर। अकबर ने कहा, अब्दुल लतीफ तेरी इतनी हिम्मत, तूने है एक राजकुमार को, हुमायूं के बेटे को थप्पड़ मारी। उसी समय अकबर उठा है, उसने अब्दुल लतीफ का कॉलर पकड़ा, कॉलर पकड़कर उठाया और एक थप्पड़ वापस लगाई अपने अध्यापक अब्दुल लतीफ को। ये ले। अब्दुल लतीफ मार खाकर हुमायूं के पास आया और हुमायूं से कहा, हुमायूं ये तेरे बेटे ने आज एक अध्यापक को मारा है, कभी नहीं पढ़ेगा तेरा बेटा, कभी नहीं पढ़ेगा, ये अनपढ़ का अनपढ़ रहेगा। हुमायूं ने बहुत रोका, लेकिन अब्दुल लतीफ चला गया। और वास्तव में अकबर जिंदगी पर पढ़ाई भी नहीं की है। एकमात्र अनपढ़ मुगल शासक कौन है? अकबर। जितने भी मुगल शासक हुए सभी सर्वाधिक पढ़े लिखे और शिक्षित व्यक्ति थे। एकमात्र निरक्षर अनपढ़ मुगल बादशाह कौन था? अकबर। प्रिय विद्यार्थियों, एक बात याद रखना है, जो आदमी कम पढ़ते हैं, पुराने जमाने में देखा होगा आपने, कम पढ़े लिखे व्यक्ति लेकिन कैलकुलेशन तो मुंह पर बहुत फास्ट कर लेते हैं। और पढ़े लिखे व्यक्तियों को तो कोई कैलकुलेशन करने के लिए कहा जाए तो कंप्यूटर का सहारा लेंगे, कैलकुलेटर का सहारा लेंगे और कैलकुलेशन करते रहेंगे। और कम पढ़े लिखे पुराने जमाने के व्यक्ति बहुत ही फास्ट मुंह पे कैलकुलेशन कर देते हैं। अकबर भले ही अनपढ़ था, लेकिन जितने भी मुगल शासक हुए उनमें से सबसे महान शासक कौन हुआ? अकबर महान। क्लियर? तो याद रखना, अकबर के शिक्षक का नाम था अब्दुल लतीफ, और एकमात्र अनपढ़ मुगल शासक कौन था? एकमात्र अनपढ़ मुगल शासक था अकबर। प्रिय विद्यार्थियों, अकबर भले ही अनपढ़ था, लेकिन अपने बेटे को सबसे सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान की। अपने बेटों को पढ़ाने के लिए योग्य अध्यापकों को नियुक्त किया। अपने बेटे सलीम, सलीम का मतलब जहांगीर, अपने बेटे सलीम को हिंदी पढ़ाने के लिए अब्दुल रहीम खान खाना को अपॉइंट किया, और मुराद को पढ़ाने के लिए मोहसे रोद को अपॉइंट किया। प्रिय विद्यार्थियों, अकबर ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए फतेहपुर सीकरी में एक मदरसा खोला, और हमीदा बानो बेगम है, और हमीदा बानो बेगम ने भी है दिल्ली में एक मदरसा की स्थापना की। महम अनंगा ने भी दिल्ली में एक मदरसा की स्थापना की। इस प्रकार अकबर भले ही अशिक्षित था, लेकिन उसने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रयास किए। अकबर ने फारसी भाषा को राजकीय भाषा बनाया, और मुगल कालीन विद्यालयों में, मुगल कालीन मकतबों में, मदरसों में विद्यार्थी फारसी भाषा की शिक्षा अर्जित करते थे। याद रखना, फारसी भाषा की शिक्षा हिंदू और मुस्लिम दोनों विद्यार्थी अर्जित करने आते थे।
अकबर के बाद आ जाते हैं प्रिय विद्यार्थियों जहांगीर कालीन शिक्षा। जहांगीर में केवल एक ही पॉइंट याद रखना, जहांगीर ने एक नियम बनाया, जहांगीर ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नियम बनाया, यदि मेरा कोई सरदार, यदि मेरा कोई अमीर बिना कोई वारिस, बिना कोई उत्तराधिकारी छोड़े मर जाता है, उसका कोई वारिस नहीं, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और जो संपत्ति जब्त कर ली जाती है उसका 1/4, 1/4 भाग शिक्षा के विकास पर व्यय किया जाएगा। उसके बाद ले लेते हैं शाहजहां शिक्षा। शाहजहां में केवल एक ही पॉइंट याद रखना, शाहजहां ने आगरा में एक मदरसा बनाया, दारुल उल बरका। कौन सा बनाया? दारुल उल बरका मदरसे का निर्माण कराया। औरंगजेब कालीन शिक्षा, मैंने तो आपको पहले भी बताया था, औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था, उसने केवल शिक्षा को ज्यादा औरंगजेब ने बढ़ावा दिया ही नहीं। औरंगजेब का एक ही प्रयास था, मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और हिंदू शिक्षा को समाप्त किया जाए। औरंगजेब का एक ही प्रयास रहा हिंदू की पाठशालाओं को समाप्त किया जाए, हिंदुओं की विद्यालयों को समाप्त किया जाए, और उसने ओनली फॉर इस्लाम की शिक्षा को बढ़ावा दिया। औरंगजेब की शिक्षा केवल धार्मिक शिक्षा थी। अकबर में एक बात और याद रखना, अकबर ने शिक्षा का नया पाठ्यक्रम भी लागू किया था। अब अकबर ने कहा इस्लाम की शिक्षा तो प्राप्त करो, लेकिन साथ ही साथ अकबर ने अपने नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम में कृषि की शिक्षा लागू की, गणित की शिक्षा लागू की, विज्ञान की शिक्षा लागू की, और इस्लाम धर्म के साथ साथ धर्मेतर मतलब धर्म से हटकर शिक्षा भी लागू की। और औरंगजेब ने ओनली फॉर इस्लाम धर्म की शिक्षा को बढ़ावा दिया। यह था प्रिय विद्यार्थियों मुगल कालीन शिक्षा। मुगल कालीन शिक्षा में आप याद रखना, मुगल कालीन विद्यालयों में, पाठशालाओं में स्त्री मतलब कन्या स्त्री और पुरुष मतलब लड़के दोनों साथ साथ मिलकर शिक्षा अर्जित करते थे। और मुगल काल में स्त्रियों की शिक्षा से अलग से व्यवस्था नहीं थी और स्त्रियों को शिक्षा कम दी जाती थी, लेकिन फिर भी जितनी लड़कियां शिक्षा ग्रहण करती थी, लड़के और लड़कियां एक साथ मिलकर ही शिक्षा अर्जित करते थे। यह था प्रिय विद्यार्थियों मुगल कालीन शिक्षा। तो कहने का तात्पर्य है मुगल काल में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी थी, शिक्षा की व्यवस्था पर्याप्त थी और उस युग के हिसाब से विद्यार्थियों को समुचित शिक्षा दी जाती थी। अगला अध्याय ले रहा हूं प्रिय विद्यार्थियों मुगल कालीन संगीत। छोटा सीखिए, ज्यादा बड़ा नहीं है। मुगल कालीन संगीत में पहला कर दो बाबर कालीन संगीत। बाबर में केवल एक ही पॉइंट याद रखना, बाबर संगीत का महान संरक्षक था और उसने संगीत को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किए। हुमायूं कालीन संगीत, हुमायूं में केवल एक ही पॉइंट याद रखना, हुमायूं के दरबार में बच्चू नामक महान संगीतकार रहता था। कौन रहता था? बच्चू नामक महान संगीतकार हुमायूं के दरबार में रहता था। अब आ जाते हैं अकबर कालीन संगीत। प्रिय विद्यार्थियों अकबर महान संगीतकार भी था और संगीतों का आश्रयदाता भी था। याद रखना प्रिय विद्यार्थियों खुद अकबर एक कुशल नकारा वादक था। उसके दरबार में 36 प्रकार के संगीतज्ञ रहते थे। अबुल फजल नाम सुना होगा। अकबर के दरबार में एक महान विद्वान, एक महान इतिहासकार था अबुल फजल है। अबुल फजल का भाई का नाम सुना होगा फैजी। अकबर का दरबारी कवि कौन था? फैजी। अबुल फजल और फैजी के पिता का क्या नाम था? शेख मुबारक। ये कहाँ के रहने वाले थे? राजस्थान के नागौर के रहने वाले थे। अकबर का एक इतिहासकार था अबुल फजल। अबुल फजल लिखते हैं अकबर के दरबार में कुल 36 संगीतज्ञ रहते थे। इसमें से सबसे प्रमुख कौन थे? अकबर के समय में कितने संगीतज्ञ थे? 36 संगीतज्ञ। और इनमें से सबसे प्रमुख संगीतज्ञ कौन थे? नाम सुना होगा तानसेन, बाज बहादुर, बेजू बावरा। ये अकबर के समय के महान संगीतज्ञ थे। पहला नेताओं में हरिदास, अकबर के शासन काल के एक महान संगीतज्ञ थे हरिदास है। हरिदास कभी भी अकबर के दरबार में नहीं आए, कभी भी अकबर से संपर्क नहीं किया। और हरिदास किसके गुरु थे? हरिदास महान संगीतज्ञ तानसेन के गुरु थे। अकबर ने हरिदास से बहुत आग्रह किया, अरे हरिदास जी आप महान संगीतज्ञ हो, मैं आपके संगीत की
बहुत मानता हूं, ऐसा करो आप मेरे महल में आइए। लेकिन हरिदास ने साफ मना किया, मैं कभी भी आपके महल में नहीं आऊंगा। और अकबर हरिदास जी का संगीत सुनने के लिए खुद उसकी मकान में गया, उसकी कुटिया में गया और वहां पे जाकर संगीत का आनंद लिया। ऐसे महान संगीतज्ञ थे हरिदास जी। हरिदास जी के शिष्य का नाम था तानसेन। अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतज्ञ कौन थे? तानसेन। याद रखना विद्यार्थियों, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा मध्य प्रदेश में है। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के बाबा रामचंद्र के दरबार के महान संगीतज्ञ थे। अकबर ने जब तानसेन के संगीत के बारे में सुना, रीवा के बाबा रामचंद्र से रिक्वेस्ट की, प्लीज तानसेन को मेरे दरबार में भेजो। और उन्होंने भेज दिया। तानसेन अकबर के दरबार में आया और प्रसिद्ध संगीतज्ञ के रूप में विख्यात हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, तो रामतनु पांडे अर्थात तानसेन किसका शिष्य था? हरिदास जी का शिष्य था। इस प्रकार तानसेन महान संगीतज्ञ थे। और अबुल फजल कहता है, तानसेन जैसा संगीतज्ञ पिछले हजारों सालों से पैदा नहीं हुआ। अबुल फजल लिखता है, तानसेन जब संगीत गाता था तो ऐसा लग रहा है कि मूर्तियों की आंखों में से पानी निकल रहा है, आंसू आ रहे हैं। ऐसे महान संगीतज्ञ थे तानसेन। अकबर के दरबार में एक अन्य संगीतज्ञ था मालवा का बाज बहादुर। मालवा का बाज बहादुर अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। और अकबर के समय में एक और संगीतज्ञ था, नाम सुना होगा, बेजू बावरा। क्या नाम था? बेजू बावरा। लेकिन बेजू बावरा अकबर के दरबार से संबंधित नहीं थे। हरिदास जी की तरह वो कभी भी अकबर के दरबार में नहीं गए। वो अपने ही मकान में, अपनी कुटिया में संगीत का गायन करते रहते थे। और अकबर उसके संगीत से बहुत ही प्रभावित था। यह था प्रिय विद्यार्थियों अकबर कालीन संगीतज्ञ। एक सवाल मैं पूछता हूं, अकबर ने तानसेन को संगीत के क्षेत्र में कौन सी उपाधि दी? कंठा भरत वाणी की उपाधि दी। वापस सुनना, अकबर ने तानसेन को कंठा भरत वाणी की उपाधि दी। साजा के अकबर हो गया अकबर कालीन संगीत। अकबर के बाद आ जाते हैं जहांगीर। जहांगीर में केवल एक ही पॉइंट याद रखना, जहांगीर ने एक बहुत बड़ा गजल गायकार था जिसका नाम था शौकी खां। जहांगीर ने प्रसिद्ध गजल गायकार शौकी खां को आनंद खां की उपाधि दी। और तानसेन का बेटा था विलास खां और छत्र खां। ये दोनों भी जहांगीर के समय के महान संगीतज्ञ थे। अब आ जाते हैं शाहजहां कालीन संगीत। शाहजहां में केवल एक ही पॉइंट याद रखना, शाहजहां खुद ध्रुपद गायन में बहुत ही निपुण था। अकबर था नकारा वादक, बाबर था कुशल नर्तक, हुमायूं भी था कुशल नर्तक। हुमायूं के दरबार में बच्चू रहता था। अकबर था नकारा वादक। उसी प्रकार से शाहजहां ध्रुपद गायन में बहुत ही निपुण था। शाहजहां के दरबार में एक महान संगीतज्ञ रहता था लाल खां। और शाहजहां ने लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी विद्यार्थियों? लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि दी। इस प्रकार शाहजहां के समय में भी संगीत को बहुत अधिक बढ़ावा मिला। और अंत में ले लेते हैं औरंगजेब कालीन संगीत। मैंने आपको हजारों बार बताया, औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसे स्थापत्य कला से चीड़, चित्र कला से चीड़, साहित्य से चीड़ और संगीत से चीड़। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर संगीत पर रोक लगा दी। संगीत डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। सभी संगीतकारों को अपने मुगल दरबार से निकाल दिया। इस प्रकार औरंगजेब बहुत बड़ा कुशल वीणा वादक था, बहुत अच्छी वीणा बजाता था, लेकिन संगीत पर रोक लगा दी। औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगाई, लेकिन उसके जितने भी दरबारी थे, जितने भी प्रांतीय अधिकारी थे, उन्होंने औरंगजेब से चिप कर अपने दरबार में संगीत को प्रोत्साहन दिया। सबने चिपकर चोरी छिपे अपने अपने दरबार में, अपने अपने प्रांतों में संगीत कला को प्रोत्साहन दिया। यही कारण है भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक संगीत ग्रंथों की रचना किसके शासन काल में हुई? औरंगजेब के शासन काल में हुई।
किया संगीत पर रोक लगाई। फिर भी सर्वाधिक संगीत ग्रंथों की रचना किसके समय में हुई? औरंगजेब के शासन काल में हुई। और औरंगजेब के बाद मोहम्मद शाह रंगीला के समय में संगीत को थोड़ा बहुत प्रोत्साहन मिला। तो वापस याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, अकबर था नकारा वादक, शाहजहां था ध्रुपद गायन में सिद्धहस्त, और औरंगजेब है बांसुरी बजाने में, वीणा वादक में सिद्धहस्त था। यह था मुगल कालीन संगीत। तो प्रिय विद्यार्थियों, बीए सेकेंडरी के विद्यार्थियों के लिए आज मैंने 2 चैप्टर आपको बताया। एक चैप्टर मैंने बताया मुगल कालीन शिक्षा और दूसरा बताया मुगल कालीन संगीत। इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना और ध्यान से याद करना। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद।